हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हम भी बढ़िया। तो हमारा फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा था, जिसमें दो वीडियो ऑलरेडी हो चुकी हैं। आपने वो देख ली होंगी। अगर आप नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पर समझ में आएगा। इतना कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो जाइए और पहले वो दो वीडियो खत्म करिए, फिर इस तीसरे लेक्चर को स्टार्ट कीजिए। तो हमने कल कूलम्ब्स लॉ के बारे में जान लिया था कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, और उस फॉर्मूला ड्राइव करवा दिया था आपके लिए। तो उसमें हमें जाना था कि दो चार्जेस आपस में फोर्स लगाते हैं, और उन फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है उनके चार्ज के, उनके मैग्नीट्यूड के ऊपर और उनके बीच के सेपरेशन यानी डिस्टेंस के बीच में। तो बताया था आपको हमने कल कि यहां पर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। अब ये फोर्स की वैल्यू रहेगी वो दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है और इनवर्सली डिपेंड करती है दोनों के डिस्टेंस के ऊपर। उसमें लिखवाया था कि कूलम्ब्स लॉ में दिखाया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपने डेफिनेशन लिख ली थी। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया था, तो यहां पर ये फॉर्मूला बन गया फोर्स का। जब ये प्रोपोर्शनल डिस्टेंस हटा तो यहां पर एक कांस्टेंट आया, जिसका नाम हमने रखा था कूलम्ब्स कांस्टेंट, जो के था। उसकी वैल्यू बताई थी मैं आपको, के की वैल्यू कितनी बताई थी, याद है किसी को? होती है आपकी 9 इंटू 10 की पावर 9। ये तो उसकी वैल्यू है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिस पर हमारा मीडियम की प्रॉपर्टी और चारों तरफ से फील्ड फैल रही है, उसकी वजह से कितनी दूर तक फैलेगी, कितने एंगल पर फैलेगी, उसके लिए हमने यहां पर एक कांस्टेंट निकल के आए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने कल तक पढ़ लिया था। अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको एग्जाम में कभी कभी एग्जाम में आपको कूलम्ब्स कांस्टेंट के और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछ लेते हैं, यूनिट या डायमेंशन पूछ लेते हैं। ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए, ये पूछ लेते हैं। एक मार्क्स में पूछ लेते हैं, तो उनमें आपको यूनिट पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं यूनिट के बारे में। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसका हम क्या करते हैं, तो कहां से पता होगा, ये यहां से पता है। इसके लिए पहले आपको 11th में आपने यूनिट एंड डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर था, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। जिसको नहीं पढ़ा होगा वो यहाँ थोड़ा सा लैग करेगा, इसलिए ध्यान से देखना। यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए फोर्स इक्वल टू क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम जानते हैं फोर्स की यूनिट, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं N से। अब फोर्स की डायरेक्शन फॉर्मूला जो कि उसके रूप में एफएनडी के रूप में है, उसको लिखिए। अब पेमेंट भी लिखिए, जिसको पता है, जिसको पता है वो लिख देगा, जिसको नहीं पता वो आप समझो। हमने देखा फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास को हम नोट करते हैं केजी से, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, हम जानते हैं एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास है, मास की होती है केजी। ये हम जानते हैं ऑलरेडी। तो फोर्स की यूनिट हो जाएगी आपकी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आते डायमेंशन फॉर्मूला इसका। डायमेंशन फॉर्मूला को लर्न किया होगा आपने, वो होता आपका केजी की मास, इसको नोट करते हैं m से, m मीटर यानी मीटर होता है लेंथ है, इसको नोट करते हैं l से, और टाइम, ये है आपका टाइम, टाइम को नोट करते हैं
टी से, टी की पावर -2। ये होगी डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन लर्न कर लेना, m/t की पावर -2। ठीक है, अब यहां पर करते हैं और डायमेंशन करते हैं कि चार्ज की होती है कूलम और डिस्टेंस है उसको लिखेंगे मीटर। ठीक है, ताकि पहले मैं लिखता हूं सिंपल, क्योंकि यूनिट रखता हूं फुल डायमेंशन निकालेंगे। पहले की यूनिट फोर्स होती है न्यूटन, ये को ऐसे रखिए। चार्ज की होती है कूलम और डिस्टेंस की होती है मीटर स्क्वायर। यहां पर इनको लिखेंगे, हम निकालने वाले इसकी कूलम कांस्टेंट निकालनी है पहले, तो बाकी को उधर भेज देंगे, इन दोनों को उधर भेज देंगे। यहाँ क्या ऐसा रहेगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर आ जाएगा नीचे, जो बचेगा के क्यूब क्या है वापस, के क्यूब आ गया आपकी मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इनटू न्यूटन। या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम K इक्वल टू मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर और न्यूटन। ये यूं कर चुकी है आपकी कूलम्स कांस्टेंट K की। ठीक है, इसकी मैं आपको ट्रिक लिखवाऊंगा, याद करने वाली ट्रिक लिखवाऊंगा। पहले हम जान लेते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या करते हैं। इस बार हमको निकालने एप्सिलॉन नॉट की है, तो वो निकाल लेते हैं। फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 r स्क्वायर। यहां पर 1/4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो होते हैं वो यूनिट लेस होते हैं, कांस्टेंट यूनिट लेस होते हैं, इसलिए हम इनको रिमूव कर देंगे। और हालांकि परमिटिविटी कांस्टेंट है, बट हमको यहां पर इसकी यूनिट निकालनी है। अब इसकी यूनिट निकालने में इसको रिमूव नहीं करेंगे और बाकी जो कांस्टेंट हैं उनको हम नेगलेक्ट कर हटा देंगे, पर जिस कांस्टेंट की यूनिट निकालनी हो उसको तो हमें रखना ही पड़ेगा। ठीक है, हमको एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है, जिसको रखेंगे इन दोनों को नेगलेक्ट कर देंगे 4 पाई को। तो फोर्स की यूनिट हम जाने न्यूटन, और यहाँ पर चार्ज की जानेंगे कूलम स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट की ऐसे रखिए, और जो r है r क्यूब है मीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे इसको इधर ले आएंगे और न्यूटन को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एप्सिलॉन इधर आ गया कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू न्यूटन। ठीक है, ये नीचे आ गया। तो हमने देख लिया परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ गई कूलम स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर और पर न्यूटन। ये आ चुकी है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। अब इसकी ट्रिक जान लेते हैं, ट्रिक से आपको इजीली लर्न हो जाएगी, इतना बड़ा डेरिवेशन ना करना पड़े। भाई आपको मान लो सीधा पूछ लिया उसने परमिटिविटी का डेफिनेशन बताइए, वो यूनिट बताइए, परमिटिविटी की सीधा यूनिट पूछ लिया। अब आप क्या करोगे, फोर्स की लिखोगे, उसके बाद चार्ज की, फिर उस डिस्टेंस की, फिर उनको घुमा फिरा के इतना बड़ा डायरेक्शन करोगे। उससे अच्छा तुम ट्रिक को याद कर लो, ताकि आपको ट्रिक जल्दी याद होती है और आपको लर्न रहेगी बहुत दिनों तक। पहले बात है कूलम्स कांस्टेंट K की यूनिट क्या रहेगी, लर्न कर लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, m/c की पावर 2 न्यूटन। यहाँ पर ठीक है, इसको लर्न बनाइए। ट्रिक आप अपने मर्जी से बना सकते हो, जो मैंने बनाई बच्चों के लिए तुम्हारे लिए वो ये है कि MC यानी कि म्युनिसिपल कमेटी जो होती है, हमारी होती है म्युनिसिपल कमेटी अपनी पावर का दुगना यूज करती है और हमारे शहर को एक नंबर बनाती है। यहां पर देखो इसके ऊपर एक पावर है प्लस की, तो आप इसे रेड करोगे कि म्युनिसिपल कमेटी हमारा अपनी
दुगनी पावर स्क्वायर, दुगनी पावर का यूज करके हमारे शहर को एक नंबर बनाती है। हो सकता अच्छा इसको लिख देते हैं, इसको एक्सटर्नल नोट को दे देते हैं। इसमें क्या है, यहां पर देखो, यहां से गया C/m स्क्वायर पर न्यूटन। यही है, इसने तो मैं ऊपर ले गया, ऊपर ले जाऊंगा इसको ची पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको बनाने सिमिलरली सीएम है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब भी अपनी दोगुनी पावर यूज करके क्राइम को एक नंबर घटा देते हैं, क्राइम को एक नंबर घटा देते हैं। वो भी एक नंबर काम कर रहे हैं और म्युनिसिपल कमेटी भी एक नंबर काम कर रही है। बस यहाँ पर वो अच्छा काम कर रही है और बना दिया, यहाँ पर वो क्राइम को घटा रहे हैं तो माइनस बना दिया। इसलिए इस तरह ये लिख लेना ताकि आपको ये, अब आपको ये भी बात ध्यान रहेगी और आप सीधा ये कुछ कुछ करे, सीधा ये ध्यान कर दोगे और जो भी और इस सेमेस्टर है उसको क्लिक कर अपना अपने होल मार्क्स प्राप्त कर दोगे। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, तो ये है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ भी 11th का ही लॉ है, जिसके वेक्टर्स ढीले होंगे वो यहाँ पर फिर अटकेगा। 11th में पढ़ाएंगे कि अब यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ध्यान समझना इस चीज को, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा बिल्कुल। मैं इसमें चल रहा हूँ कि आपको वेक्टर से थोड़ी कम नॉलेज है, ठीक है, तो इसको अच्छे समझना। इसमें क्या होगा कि फोर्स हम जानते हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करेगी, ठीक है, यह भी वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करेगी। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है कि हम दोनों हर डायरेक्शन का, दो डायरेक्शन हो एक दूसरे अधिक डायरेक्शन हो, उन सभी का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, मान लो एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, इनका रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ, 0 हुआ अगर दोनों बराबर है। इधर 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन, तो इस बॉडी पर लगने वाला फोर्स कितना हो गया, नेगेटिव। जे और ये फोर्स आपस में अपोजिट है, कट जाएंगे। क्यों कटे, क्योंकि यहाँ हमने डायरेक्शंस ली। ठीक है, अगर वैसे देखा जाए तो 5000 का 5000 का है तो इस पर डिस्पोज कर रहा है, लेकिन वो सिंपल एलजेब्रा है। वेक्टर एलजेब्रा में हम डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए नेट फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पर हमने लेते पहले मान लो यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है और एक चार्ज रखा हुआ है इधर। ठीक है, ये चार्ज हमारा Q1 है, ये चार्ज हमारा Q2 है, दोनों ही सेम चार्ज है प्लस Q। ठीक है, सेम लेवल सेम Q है, साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूं इसकी पोजीशन को, क्योंकि यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है। ठीक है, तो जो इसकी हमको पोजीशन करनी पड़ेगी, पोजीशन को बताने के लिए हम यहां पर एक पोजीशन वेक्टर लेंगे, R1 वेक्टर। यहां पर वेक्टर के लिए हम ऊपर उसके हेड पर एक एरो लगाते हैं जो बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस Q1 चार्ज की पोजीशन बताने के लिए हमने R1 लिया है। R1 एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और Q2 को बताने के लिए हमने एक और ले लिया R2 वेक्टर। R2 क्या है, ये भी एक पोजीशन वेक्टर है जो Q2 की पोजीशन बता रहा है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में ये R1 और R2 दी रहती है, लेकिन फॉर्मूले में जो R डिस्टेंस होती है वो दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन होता है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको बीच का डिस्टेंस दी नहीं रहती, आपको पोजीशन दिया रहता है कि बीच का सेपरेशन दिया नहीं रहता। तो आपको यह निकालना पड़ता है इन दोनों के टर्म्स में
यानी कि आपको R1 के कुछ कोऑर्डिनेट दे देगा x y z, ऐसे R2 के दे देगा आपको, फिर आपको कहेगा फोर्स निकालो। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि ये एक दूसरे को रिपेयर करेंगे, तो यहां पर इस पर जो फोर्स ले रहा हो इस डायरेक्शन में रहेगा, तो यहां पर फोर्स लग रहा है उसको मैं बोल रहा हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी F1 जो है F1 यहां पर देखो वेक्टर्स में लिखने का मतलब भी अपना रहता है, इसलिए जो हम लिखे हैं वो पढ़ना भी आना चाहिए। ये लिखा है फोर्स F12, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, पहले लिखा है उसको पहले बोलिए, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। ठीक है, तो F12 को ये पढ़ने वाला चाहिए। दूसरा मैं कहूं F21, इसको कैसे पढ़ेंगे बताओ? इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, यानी कि जिसको जो पहले लिखा है उस पर फोर्स लग रहा है, और दूसरा है वो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, लगा रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ठीक है, ये हम पढ़ लिया इसको। अब यहां पर हमको मान हम निकालना चाहते हैं F12 निकालना चाहते हैं F12। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे क्या? पहले K कांस्टेंट, Q1 Q2 दोनों का प्रोडक्ट और नीचे डिस्टेंस। अब इन डिस्टेंस जो है क्या है? ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस है कि इसका नाम रखते हैं। अगर मैं F12 निकाल रहा हूं तो डिस्टेंस भी मैं R12 लेता हूं। कैसे? यहां पर एक 2 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 2 है, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन निकालना है हमको। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वेशन, तो जो हमने फोर्स का नाम रखा वैसे हमने इसका डिस्टेंस का नाम भी रख लिया। ठीक है, नोट करते हैं एक बार नोट कर लेते हैं इसको, जिसने इस चीज को फॉलो किया वो डायरेक्शन कर देगा, जिसने इस नोट को फॉलो नहीं किया वो डायरेक्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़े से नोट समझ लो। 3 डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर is always along the direction of force। ये बताओ, हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म दिखाने के लिए। अगर आपको किसी वैल्यू को, किसी क्वांटिटी को वेक्टर टर्म्स में दिखाना है तो हमेशा उसको आप उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या है? अगर मैं फोर्स को दिखाना चाहता हूं वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो मैं इसमें इसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दूंगा। यह यूनिट वेक्टर इस फोर्स की डायरेक्शन डिनोट करने के लिए हम लगाते हैं, समझिए। तो मुझे ये F12 को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं एक यूनिट वेक्टर मानूंगा जो इसकी डायरेक्शन को डिनोट करने वाला है। ठीक है, मैं यहां पर मैंने कह दिया कि जो आपने फोर्स लिखा है वैसा ही यूनिट वेक्टर भी लिख लो। ये यूनिट वेक्टर रहेगा तो ये इसकी डायरेक्शन दिखाएगा। आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर के ऊपर टैन लगा होता है, बाकी यहां पर टैन लगा दिया, इधर हम क्या करेंगे, एक यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको ऊपर क्या लगा देंगे। ये तो है सिंपल वेक्टर, इसकी वैल्यू, इसका वैल्यू नॉन यूनिट नहीं है, नॉन यूनिटी है, यूनिट नहीं है, 1 नहीं है, इसको अदर देन 1 है। और इसका यूनिट क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो कहलाता है यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या है, एक्चुअली इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 है। अब जानते हैं 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर 1 है, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसको यूनिट वेक्टर लिया ताकि कोई इसके अंदर फर्क ना पड़े, बस इसके डायरेक्शन बता दें, ठीक है। तो यह यहाँ पर काम कर देगा, ये इस फोर्स की डायरेक्शन बता देगा जो किधर है, जो इसी की डायरेक्शन में है। यहाँ पर जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर बताऊंगा तो क्या है r12, ये है r12 वेक्टर। r12 क्या होगी, r12 जहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस होगी, और यूनिट वेक्टर कहूंगा इसमें यहां पर दूंगा कि r12 क्या है, ये हो गया कुछ छोटा सा इसका डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन फोर्स चल रहा है, उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और बीच डिस्टेंस को मैंने बोल दिया r12, तो यहां पर मैं लिखूंगा नीचे r12। इस चीज में बहुत ही आराम से समझाया आपको, इसको अच्छे से दोबारा देख लेना, एक बार मैंने दोबारा डिवाइड करना फिर बार देख लेना कि सर ने डायरेक्शन को किस तरह लिया, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने फोर्स लिया उस डायरेक्शन में, फिर उस डायरेक्शन में मैंने यूनिट वेक्टर लिया और उसी डायरेक्शन में यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रख दी, ठीक है। अब इनको वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर नीचे होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है उसका हम निकाल उसकी वैल्यू रखेंगे, वो भी उसको मैग्नीट्यूड रखेंगे और उसका स्क्वायर, ये हम जानते हैं फॉर्मूला में नीचे डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर रखा है, ठीक है। ये लोग फॉर्मूला अब कर देते हैं F इक्वल टू 1 टू इक्वल टू K Q1 Q2 R12 मैग्नीट्यूड स्क्वायर R12, ये तो फोर्स की वैल्यू हो गई। अब हमको जो मैंने बताया था कि आपको क्वेश्चन में R12 यानी बीच की डिस्टेंस गिवन नहीं आती, आपको ये डिस्टेंस गिवन नहीं आती, आपको ये दोनों R1 और R2 पोजीशन पर गिवन आते हैं। तो हमको इस वेक्टर को R12 वेक्टर को और यूनिट वेक्टर को हमें R1 और R2 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्या लगा आपका ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या है। तो 11 के वेक्टर से पढ़े थे वो यहां काम है, ठीक है। तो ट्रायंगल हम जानते हैं कि अगर मान लो हमारे पास एक उत्तर इस तरह से है, यहाँ पास ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो सी वेक्टर होगा इस तरह से, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर सी वेक्टर, सी वेक्टर होता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है। अब यहां देखो, यहां पर इसका करना ए बी इसके यहां पर इस तरह, यहां पर देखो ए और बी कैसे हैं, कंटिन्यूअस लूप में है, ए और बी कंटिन्यूअस लूप में है। जो दो वेक्टर कंटिन्यूअस लूप में है वो दोनों का सम तीसरे वेक्टर के बराबर रहेगा जो कि सी है। इसके यहां पर टेल, इसके यहां पर हेड, इसके यहां पर टेल, इसके यहां पर हेड, तो टेल हेड ये दोनों एक कंटिन्यूअस लूप में है। और ये जो तीसरा वेक्टर है ये क्या हो जा रहा है, यहां से इसका हेड से हेड मिल रहा है, टेल से टेल मिल रहा है इस वेक्टर की, ये वाला वेक्टर हो गया, ये इन दोनों के सम के बराबर रहेगा, ये ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है। ये ट्रायंगुलर लॉ है, इसको फॉलो करो यहां पर। अब अगर मुझे
मुझे किसी एक उत्तर में निकालनी है, मान लो मुझे एक उत्तर में निकालनी है, तो इसको इधर भेज दूंगा, ये जगह C माइनस B इक्वल टू ए उत्तर। ठीक है, बस यही कोड बनाओ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब मैंने कहा कंटिन्यूअस लूप ढूंढना और उसको तीसरे प्रकार का देना। यहाँ पर कंटिन्यूअस लूप कौन सा है, यहाँ पर देखो, यहाँ से मैं चला, यहाँ से एरो, यहाँ पे एरो थी, यहाँ से चला इधर और इसके साथ कंटिन्यूअस लूप ये है। यानी हम लिखते हैं यहाँ पर कंटिन्यूअस लूप ये इस तरह से कंटिन्यूअस लूप है, और ये जो नंबर है ये इन दोनों को हेड से हेड मिल रहा है, ये निकलता है, इसका रिलेटिव ये है। हम लिखते हैं कि यहाँ पर R1 दिखाते, R1 इक्वल टू रहेगा इन दोनों वेक्टर्स के बराबर, तो R2 प्लस R12 ये हमें निकाली फ्रॉम दिस ट्रायंगल। इस टाइप से दोनों ये वेक्टर आपस में एक लूप में है, तो इन दोनों को सम 30 के बराबर लिख दिया मैंने। ठीक है, मुझे चाहिए R12 चाहिए R12, तो क्या करूंगा मैं, इसको इधर रख दूंगा, यहाँ पर माइनस बन जाएगा, विजिबल है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं R, इधर आके माइनस का 12 इक्वल टू R12। मुझे यहाँ से R12 की वैल्यू मिल गई है, कितनी आई, R12 की वैल्यू आ चुकी है R1 माइनस R2। ठीक है, ये वैल्यू मिल चुकी है, जहां भी अब आपको R12 दिख रहा है वहां उसको रख दीजिए। ठीक है, और एक बात जानो, यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू जानते हैं, यूनिट वेक्टर की वैल्यू जानते हैं, यूनिट वेक्टर होता है, यहाँ पर देखो ये वेक्टर खुद अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, तो ये है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। अगर आपको ये नहीं पता कैसा है या इससे निकालते हैं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व चाहिए, तो मैं 11th क्लास की फीस स्टार्ट करूंगा पढ़ाना, तो उसमें आपका सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा यूनिट डायमेंशन, उसके बाद होगा आपका जनरल मैथमेटिकल कंसेप्ट, तो उसमें आपका वेक्टर्स पढ़ाए जाएंगे, आपको वहां भी आप सीख सकते हैं। अब ये जान लीजिए कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमको उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। अब जिसको मैग्नीट्यूड नहीं पता तो वो उस वीडियो जरूर देखें, वहां पर बेसिक से बताए जाएंगे आपको, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, और ऐसे कैसे करते हैं उनका न्यूमेरिकल्स बताया जाएगा आपको बाद में। ठीक है, अब ये समझ लो कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है आपका उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। ठीक है, पुट करते हैं इसके लिए, पुट करेंगे तो यहाँ पर समझेगा बनाता हूँ ताकि पुट कर सके। तो यहाँ से बताते हैं F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 मैग्नीट्यूड स्क्वायर और R12 F। मैंने कहा कि आप पहले यूनिट वेक्टर का गणना की पहले F12 इक्वल टू K Q1 Q2 R12, यहाँ पर R12 वेक्टर और R12 मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, मल्टीप्लाई करने के पावर ऐड कर देंगे, ऐड करके हो जाएगा फिर K Q1 Q2 अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड का क्यूब और 3 इनटू R12। ये मैं सिर्फ
इसलिए क्योंकि हमारे पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू नहीं है, हमारे पास क्या है r12 की वैल्यू, हमको r1 और r2 की वैल्यू है और हमको यहाँ फॉर्मूले में r12 चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर को बाईपास करने के लिए उसका फॉर्मूला लगा दिया और सीधा इसकी वैल्यू पुट कर दें। r12 जहां आपको r12 दिख रहा है वहां पर ये वैल्यू रख दीजिए और आपका डेरिवेशन कंप्लीट। r12 इक्वल टू k q1 q2 r12 की वैल्यू r1 माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इनटू r1 माइनस r2, ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब यहां देखिए कॉस का ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला विल यूज इन न्यूमेरिकल्स के लिए ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होंगे, ठीक है। अब आपको ये सब पता होना चाहिए, डेरिवेशन करना आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली कूलम्ब्स लॉ फॉर्म को हर बार देने वाले हैं वही आता है, ठीक है। इसलिए इसको 2 बार प्रैक्टिस करना ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। हालांकि मैं इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ थोड़ा सा याद करने की। मान लो आपको F12 लिखा है, ये थोड़ा ट्रिक है, इसको भी शॉर्ट में करने के लिए, शॉर्ट में लिखने के लिए कोई बार बार हम ट्राई नहीं करेंगे, शॉर्ट में हम चाहिए आपको ट्रिक कैसे करेंगे। तो यहां से ट्रिक, मान लो हमको F12 निकालना है, F12 का फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड चार्ज, तो हम F12 निकालना, तो हम करेंगे K Q1 Q2 तो सब जानते हैं, कंफ्यूजन होती है R1 और R2 कैसे हैं, कब R1 पहले आएगा कब R2 पहले आएगा, वो सब यहाँ कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ देखो जो F12 निकाल रहे हैं तो R1 पहले लिख दीजिए माइनस R2 लिख दीजिए, खत्म। यहाँ भी R1 R2 लिख दीजिए। सिमिलरली अगर आपको पूछता है F12 को F पूछता है F21 तो आपको यहां सब लिख लीजिए इसको कैसे, K Q1 Q2 तो होने वाला ही, कंफ्यूजन तो होती है नीचे, यहां करेंगे यहां पे 2 पहला है तो 2 लिखेंगे पहले, R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड होल साइज इनटू R2 माइनस R1 का, ठीक है। तो ट्रिक से आप याद कर लेना, ट्रिक भी बहुत जरूरी है। ट्रिक इसलिए बताता हूं बच्चों को ताकि बच्चे का इतना कुछ समझ नहीं ना भी आए या कहीं से भूल जाए, ट्राई करते रहो तो उसको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी रहे। न्यूमेरिकल से केवल फॉर्मूला चाहिए होता है और हम यहां से बनाएंगे। अब ये जो लिखा है क्या सही भी है या नहीं, ये तो खुद से ट्राई करना, ठीक है। अगर आप पाए तो हम इससे कल दोबारा बता देंगे आपको, ये भी अपने कल बता देंगे, ठीक है। पहले मैं आपके कल बता दूंगा, नहीं तो घर जाने पर ट्राई करना, कुछ नहीं करना आपको केवल यहां पर डिवाइडर है वो दोबारा आपको R हम जानते हैं R1 R2 यहां पे है, बस इस बार आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है, F21 किधर रहेगा, ये 2 है तो इधर रहेगा। ये जो आपका चार्ज Q1 था ये चार्ज Q2 को इधर धकेलेगा, पुश करेगा तो ये इधर आपका F12 आ जाएगा इस डायरेक्शन, F21 आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है इधर। और उसी डायरेक्शन हम क्या मानेंगे, उसी डायरेक्शन हम एक वेक्टर मान लेंगे जो रहेगा आपका R21 और एक वेक्टर मान लेंगे R21 का कैप, ठीक है। अब आपको ये करना है, इसमें ट्रायंगल लगाना है, ये इसकी होगी सेम लूप में तो इसके बराबर हो जाएगा, आप कह देंगे R2 इक्वल टू R1 प्लस R21
ये वैल्यू आर से आपका R2 की वैल्यू, R2 इक्वल टू इधर आएगा तो R2 माइनस R1, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है, फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। ये वाला दिमाग में जरूर निकालना, कॉपी में लिखना, ताकि अभी और प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस होनी जरूरी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, कल जो अपनी रहेगी वो न्यूमेरिकल्स में रहेगी। हमने 3 लेक्चर पढ़ लिए, अब उसको यूज कैसे करना है, कहाँ पर क्या क्या आपको कोर्स फॉर्मूले पे किस वैल्यू पुट करनी है, उसके ढेर सारे न्यूमेरिकल आएंगे आपके लिए, कम से कम 20 न्यूमेरिकल कराऊंगा कल। तो इसलिए पहले तीनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लेना, फिर यहाँ पर आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, ठीक है।